तो आज का टॉपिक जो है वो कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म अगर मैं आपको बेसिक फंडामेंटल रूप से बताऊं तो इतना इम्पोर्टेंट है, पर इसका जो मेजरली एक पार्ट है जो इसको इवॉल्व करके बना है, जो इसका बिल्कुल एंटेगनिस्ट है, सेक्युलरिज्म, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट भी होगा हमारे कंटेक्स्ट में। तो हमें ये टॉपिक पढ़ना है और इसमें हम आज कम्युनलिज्म के पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे, उसके थिंकर्स के बारे में जानेंगे और सेक्युलरिज्म के बारे में जानेंगे। तो कम्युनिज्म क्या होता है? कम्युनिज्म एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें आपके डिवाइडेड रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो अपने आप को होमोजेनस ग्रुप के तौर पे सोचते हैं। ये पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशल लाइंस, इनका मतलब अगर आप पॉलिटिकल पॉलिसी बना रहे हो, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना रहे हो, सोशल पॉलिसीज बना रहे हो, ये सब रिलीजन से ड्रिवन होता है। ये अपना मास मोबिलाइजेशन भी उसी बेसिस पे करते हैं। तो इनके लिए रिलीजन जो होता है वो एक सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप के अलावा मतलब हो सकता है कि वो एक मास मोबिलाइजेशन का कैरेक्टर बन जाए। ठीक है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि डीपली रिलीजियस पर्सन जो है वो कभी नॉन कम्युनल हो ही ना, और कभी कभी होता है कि नॉन रिलीजियस पर्सन ही कम्युनल हो जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू का एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट है यहाँ पर कि कम्युनिज्म जो है वो आपके मेन टेनेंट ऑफ द रिलीजन जो होता है, मेन कोर ऑफ द रिलीजन जो होता है, उसको इनकार करता है, उसको इग्नोर करता है। अब हम बात करते हैं द एनाटॉमी ऑफ सोशल पैथोलॉजी। ठीक है। अब क्या है कि कम्युनिज्म जो है वो ऑपरेट करता है सोशल प्रोसेस को बाय कैरेक्टराइज ग्रुप बिहेवियर के द्वारा। है ना कि भाई आप और मैं अलग अलग है, हम दोनों अलग अलग तो है पर एक दूसरे के अगेंस्ट भी है। तो ये एक पर्सनल इमोशन नहीं होता है, ये एक ऑर्गेनाइज इमोशन होता है, कम्युनिफाइड इमोशन होता है। की डेफिनेशन दिया गया था राम आहूजा के द्वारा, आपको इसको ध्यान से देखना चाहिए कि एक कम्युनिशन कम्युनलिज्म जो है एक बिलीफ सिस्टम है। बिलीफ जो कैरेक्टराइज करता है कि हम दोनों स्ट्रांगली एक दूसरे के अगेंस्ट है ना। इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन मेंबर वन रिलीजियस कम्युनिटी अगेंस्ट दोस ऑफ अनदर, वही मतलब सिंपल सी वही है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट है और हमारे जो इंटरेस्ट है वो भी एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है। तो प्राइमेसी ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी क्या होता है? देखो, प्राइमेसी ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी, ऑर्गेनाइज आइडियोलॉजी, मैंने बोला ना कि कम्युनलिज्म जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड आइडियोलॉजी है। वो किसी भी इंडिविजुअल इफेक्ट से क्रिएट नहीं होता है, वो एक ऑर्गेनाइज इफेक्ट के द्वारा क्रिएट होता है। सबसे पहले आपको एक रिलीजियस आइडेंटिटी की जरूरत पड़ती है। सिटीजन्स जो है उनका कोई इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव नहीं, उनका कोई सोशल पर्सपेक्टिव नहीं, उनकी कोई क्वालिफिकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती जब रिलीजन की बात आती है। तो सिटीजन्स अपने आप को सिर्फ रिलीजन तक रिड्यूस कर देते हैं, वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, बिफोर नेशनल आइडेंटिटी। नेशनल आइडेंटिटी भी उतनी वो नहीं करती, महत्व नहीं करती, क्योंकि यही आगे जाके आपका रिलीजियस नेशनलिज्म को बढ़ाता है। फिर दूसरा आता है कि पहले अगर हमने जब हमारा रिलीजियस आइडेंटिटी फाइंड कर लिया, तो सेकंड आता है परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। परसेप्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये रहता है कि या तो जीरो सम कंपटीशन होगा, या तो सिर्फ मुझे गेन होगा तुम्हें नुकसान होगा, या फिर हम लोग एक दूसरे के परमानेंट एंटेगनिस्टिक बन जाएंगे। फिर आता है साइकोलॉजिकल फियर एंड विक्टिमहुड। नैरेटिव क्रिएट किया जाता है कि आप अंडर थ्रेट हो, आपका कल्चर डिसअपियर कर रहा है, हम लोग विक्टिम्स हैं। समझ में आ रहा है? तो एस्केलेशन लेडर क्या कैसे होता है? सबसे पहले होता है कम्युनल कॉन्शियसनेस। ये आपका विपिन चंद्रा मॉडल है, इसमें बहुत क्लियरली बताते हैं कि किस कितने तरह के कम्युनलिज्म होता है। सबसे पहले होता है आपका कम्युनल कॉन्शियसनेस। कम्युनल कॉन्शियसनेस में सामने वाला बंदा जो होता है वो रिलीजियसली एक्टिव रहता है, फेस्टिवल्स में जाता है, प्रोसेशंस में जाता है, पर कोई हॉस्टिलिटी नहीं रहती। वो एक्नॉलेज करते हैं कि हमारे कल्चर में डिफरेंसेस है, पर साथ में कोहेबिटेशन हो सकता है। सेकंड जो होता है वो लिबरल कम्युनलिज्म होता है। यहीं से मुस्लिम लीग की, अगर आप लिबरल कम्युनिज्म को याद रखोगे तो इसी के आधार पे मुस्लिम लीग बनी थी। मुस्लिम लीग यही बोल रहे थे कि भाई हम लोगों के डिफरेंट इंटरेस्ट है, ठीक है ना, कि हमारे इंटरेस्ट ही अलग है। पॉलिटिकल कंपटीशन चालू हो जाता है, बट अभी भी स्टिल पीसफुल तरीके से रहना चाहते हैं। ठीक है। अगर आप 1906 की बात याद करोगे, जब मुस्लिम लीग बना था, तो मुस्लिम लीग लिबरल कम्युनिज्म के ही आधार पर बना था कि हम लोग के बेसिक इंटरेस्ट ही अलग है। ठीक है। तो मोबिलाइजेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। फिर होता है एक्सट्रीम कम्युनलिज्म। एक्सट्रीम कम्युनलिज्म का मतलब ये होता है कि डिफरेंट कम्युनिटीज जो होती है वो म्यूचुअली इनकॉम्पेटेबल है, एक साथ रह नहीं सकते, एक दूसरे के विरुद्ध है वो लोग। कम्युनिटीज जो होते हैं वो एक दूसरे को एनिमीज की तरह देखने लग जाते हैं। वायलेंस जस्टिफाइड हो जाता है कि भाई हमें अपने आप को बचाना है तो वायलेंस तो करना ही पड़ेगा। नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो रिलीजियस इंटरेस्ट के बराबर हो जाता है। तो आगे जाके इससे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होता है, क्योंकि इसी से पार्टीशन हुआ था हमारा जो एक्सट्रीम कम्युनिज्म है ना, वही आगे जाके हमारा पार्टीशन कराता है। तो एक स्पेक्ट्रम ऑफ डिवीजन है टीके ओमन का 6 टाइप का, कि भाई इतने टाइप के कम्युनलिज्म होते हैं। सबसे पहले आता है आपका असिमिलिस्ट कम्युनिज्म।
असिमिलिस्ट का मतलब होता है कि डोमिनेंट ग्रुप एक्सपेक्ट करता है कि माइनॉरिटी ग्रुप अपना धर्म, अपना कल्चर सब छोड़े और हम में मिल जाए, हमारा ही माने, और बिल्कुल पीसफुल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जुड़ जाए। ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका वेलफेयरिस्ट। वेलफेयरिस्ट का मतलब कि स्टेट से डिमांड करना कि भाई हमको बेनिफिट्स दो, हमें पर्क्स दो, हमें रिजर्वेशंस दो, हमें कोटास दो, स्पेशल इलेक्ट्रोड दो, हमें जितना बेनिफिट दे सकते हो आप बेनिफिट दो, हमें मतलब एकदम गोदी में लुढ़ाओ वगैरह, कि भाई जितना बेनिफिट दे सकते हो हमें बेनिफिट दो, एक कम्युनिटी को, सिर्फ एक कम्युनिटी को, सारी को नहीं। फिर आता है आपका रिटेलिटरी कम्युनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है कि ये जस्टिफाई करते हैं मोबिलाइजेशन जो है नेसेसरी है, और ये रिएक्शन है। मतलब क्या होता है रिटेलिटरी का मतलब यही होता है कि ये कम्युनलिज्म जब भी एक्टिवेट होता है जब सामने वाले को लगता है कि मैं सिर्फ रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने आप को बचा रहा हूँ, इनने किया सबसे पहले जो किया था, हम तो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अटैक कर रहे हैं। मतलब जो डिफेंसिव अटैक होता है वो रिटेलिटरी होता है। उसके बाद आता है आपका सेपरेटिस्ट। सेपरेटिस्ट बोलते हैं कि भाई हमें आपसे फॉर्मल डिसयूनियन नहीं रहना है, हमें आपके यूनियन का ही पार्ट रहना है, पर हमें थोड़ा और अटोनॉमी चाहिए। ठीक है। हमें सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट चाहिए विद इन द स्टेट, जिसने कश्मीर में हुआ था, आपका ग्रेटर नागालैंड का हुआ था। ये सब सेपरेटिस्ट होते हैं कि भाई हमें ग्रेटर अटोनॉमी चाहिए आपके यूनियन के अंदर, है ना। सेसेशनिस्ट टेंडेंसी वो होती है जब वो बोल देते हैं कि भाई एंड हमें अलग ही हो जाना है आपसे, आपके साथ रहना ही नहीं है ना। हाँ, हमें एक नया सोवियन स्टेट बनाना है, जो खालिस्तान मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। फिर आता है लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज भी एक आइडेंटिटी मार्कर बन जाता है जो डिफाइन करता है कि भाई इनसाइडर और आउटसाइडर कौन होते हैं। ऑफन ये ओवरलैप करता है रिलीजन के साथ, तो और दिक्कत दे देता है। मतलब पहले एक बैरियर क्लियर होता है लैंग्वेज वाला, वो और इंस्टिगेट कर देता है कास्ट और कम्युनिटीज वाला, रिलीजन वाला भी, सॉरी। एंड इन्वेंटेड एंटागोनिज्म, द कॉलोनियल कंस्ट्रक्शन ऑफ कम्युनलिज्म। मैंने आपको क्या बोला था, कम्युनिज्म जो है कभी भी इंडिविजुअल प्रैक्टिस नहीं होती, कम्युनिज्म जो है वो कलेक्टिव प्रैक्टिस होती है, उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, बहुत एफर्ट लगता है, ट्रेनिंग वगैरह होती है। ठीक है। तो ये पहली बात, कम्युनिज्म का इनिशिएटिव चालू कहाँ से हुआ, ये हुआ ब्रिटिशर्स के पीरियड में। तो कम्युनिज्म जो है वो नेचुरली नहीं आया, इसको प्रोड्यूस किया गया था प्री कॉलोनियल कंटेक्स्ट में। अगर आप देखोगे तो हम लोग बहुत रिलीजियसली डाइवर्स थे, हमारा ट्रेडिशन जो था वो को एग्जिस्टेंस का था। कन्फ्लिक्ट होते थे पर वो इतना नहीं होता था कि कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाए। मिडिवल टाइम पे रूलर्स जैसे अकबर जो थे, उन्हें सिंक्रेटिज्म को प्रमोट किया था कि भाई सब एक साथ मिलके रहो, और इंटरफेथ डायलॉग पे बात करते थे। इसी के बेसिस पे तो दीन इलाही का उन्हें रिलीजन बनाया था अकबर ने। फिर पोस्ट टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनियल पीरियड के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश रूल ने कन्वर्ट किया एक रिलीजियस डिफरेंस को पॉलिटिकल कंपटीशन में। कैसे कन्वर्ट किया, बार बार सेंसस में दिखाना कि आपकी रिलीजन ही आपकी एक आइडेंटिटी है, आपकी बेसिस सेंसस में बार बार रिलीजन के आधार पर दिखाना कि इतने हेड काउंट्स है, इतने लोग हैं, है ना। और स्पेशल इलेक्ट्रोड देना, इसी की वजह से मेनली दिक्कत आने लग गई थी। जैसे सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन करना, इंडियंस को बार बार कैटेगराइज करना रिलीजन के आधार पर सेंसस में, सेपरेट इलेक्ट्रोड देना, इंस्टिट्यूलाइज करा रिलीजन्स को एज आइडेंटिटी मार्कर फॉर द पॉलिटी राइट्स के लिए। मतलब रिलीजन को एक लौता रिलीजन को एक लौता मतलब बायस्टैंडर की तरह यूज करना, जिसमें वो पॉलिटिकल राइट्स को गेन कर सकते हैं, मतलब पॉलिटिसाइजेशन होना रिलीजन का। फिर पॉलिटिकल फ्रेमिंग, जैसे हिंदू महासभा बनना, आरएसएस का बनना, मुस्लिम लीग का बनना, ये लोग पॉलिटिकल आइडेंटिटी जो थी वो मतलब ये पॉलिटिकल आइडेंटिटी को केटर कर रहे थे रिलीजियस टर्म्स में। ये रिलीजन डिमांड्स को ही पॉलिटिसाइज कर दिए थे। तो कम्युनिज्म बिगिन टू ग्रो इन पेयर्स, कि पहले मुस्लिम लीग आई, उसका रिपार्केशन करने के लिए हिंदू महासभा आरएसएस ने रिपार्केशन के लिए बना। तो ये एक रिएक्शनरी प्रोसेस बनता रहता है कि एक एक जब एक करता है तो दूसरा भी करता है, तो ये पेयर मूवमेंट में रहता है। फिर बात होती है इरेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल शील्ड। हमने अपने आप को कैसे बचाया इससे। ये होता है एस आर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस था, इसमें सबसे पहले सेक्युलरिज्म का स्टैब्लिश किया गया कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। बेसिक स्ट्रक्चर खुद जो है वो आपका केएसबी के केस से आया था। ठीक है ना। पर अगर आप ध्यान से जानोगे, बेसिक स्ट्रक्चर एक वैसा स्ट्रक्चर है जो पार्लियामेंट कभी अमेंड नहीं कर सकता, इसको डाइल्यूट नहीं कर सकता, इसलिए सेक्युलरिज्म कभी निकल नहीं सकता। सेक्युलरिज्म का सिंपल मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, हम कभी भी किसी धर्म को फेवर नहीं करेंगे। दूसरा ये था कि इन्फोर्सेबल मैंडेट, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी सेक्युलर प्रिंसिपल के अगेंस्ट जा रही है तो उसको डिसमिस कर सकते हैं आर्टिकल 356 के अंदर, मतलब प्रेसिडेंट रूल लग सकता है।
जुडिशियल गार्डियन क्या है कि सुप्रीम कोर्ट पोजीशन करता है अपने आप को अल्टीमेट प्रोटेक्टर ऑफ द इंडियन सेक्युलर फैब्रिक। तो सेक्युलरिज्म जो है वो कोई ऑप्शनल एथिक ऑफ गवर्नेंस नहीं है, कि ऑप्शनल फीचर नहीं है, ये मैंडेटरी है कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब पिलर ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस कहाँ है भैया? अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड देखें कि विदाउट जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट के पहले भी सेक्युलरिज्म जो था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लिसिट तरीके से ही था, पर 42nd अमेंडमेंट के बाद बहुत एक्सप्लिसिट तरीके से हमने प्रियम्बल में सेक्युलरिज्म लिख दिया था। ठीक है, तो इसमें पिलर क्या है सेक्युलर गवर्नेंस के? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रोबस्ट फ्रेमवर्क लाता है सेपरेट स्टेट पावर का। देखो, आर्टिकल 14 बहुत क्लियरली बोलता है कि इक्वालिटी होना चाहिए लॉ का, कोई भी रिलीजन सुपीरियर नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 बहुत क्लियरली बोलता है कि स्टेट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 भी ये बोलता है कि हर बंदा अपने रिलीजन को बहुत पीसफुली प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोपोगेट कर सकता है, बस आपको इन चीजों को हैम्पर नहीं करना है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। आर्टिकल 26 बोलता है कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है अपने आप को मैनेज कर सकते हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स। आर्टिकल 27 ये बोलता है कि आप टैक्सेशन का पैसा जो होता है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बेनिफिट नहीं करवा सकते उससे। आर्टिकल 28 ये बोलता है कि रिलीजियस इंस्ट्रक्शन जो है वो स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा। तो ये सेक्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स को ही दिखाता है। फिर बाद में हमारा एक डीपीएसपी आता है, आर्टिकल 44, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोलता है। ये एपिटोम है कि अगर ये लागू हो जाए तो बहुत मजा ही आ जाएगा, पर इसको आने में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि स्टेट की ड्यूटी है इसको लाना। उत्तराखंड में हो चुका है वैसे। अ डिस्टिंक्टिव इंडियन मॉडल। तो देखो, इंडिया का सेक्युलरिज्म बहुत अलग टाइप का है। वो एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन के बारे में नहीं बताता, वो एक प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट के बारे में बताता है। तो सेक्युलरिज्म जो है वो यूजुअली आप जुडिशरी इन्फोर्स करने के लिए मेनली फोकस करता है, ठीक है ना? तो अगर आप सिंपली में से पूछो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है, कि आपको फेवरेटिज्म नहीं करना किसी धर्म को। ठीक है, तो दो तरह के सेक्युलरिज्म होते हैं। एक वेस्टर्न सेक्युलरिज्म मॉडल होता है जो यूएसए और फ्रांस का, जिसमें एक थॉमस जेफरसन का मॉडल है, इसमें कि एक वॉल बनी है भाई, स्टेट अलग है, चर्च अलग है, एक स्ट्रिक्ट वॉल है, सेपरेशन कर रहा है। स्टेट का रोल जो है कि कभी इंटरवीन नहीं करना है आपको रिलीजन में, और रिलीजन ये है कि आपको भी कभी कुछ नहीं करना है। स्ट्रिक्टली प्राइवेट स्फीयर में होगा रिलीजन जो होगा। फिर इंडियन सेक्युलरिज्म क्या होता है? इंडियन सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि भाई इक्वल रिस्पेक्ट देना है सारे रिलीजन को, सर्वधर्म संभवा। ठीक है, प्रिंसिपल इन्वॉल्वमेंट होना कि स्टेट जो है वो इंटरवीन कर सकता है रिलीजियस प्रैक्टिसेस में अगर वो वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। जैसे सबरीमाला टेम्पल इशू जो हुआ था, आपका शायरा बानो केस जो है। ठीक है, तो इन केसेस में स्टेट जो है वो इन्वॉल्व कर सकता है, अपने आप को इंटरवीन कर सकता है। स्टेट मैनेज करता है रिलीजियस रोल को, कि भाई रिलीजियस रोल भी जो है आप पब्लिक लाइफ में कर सकते हो, पर मैनेज करना, अवॉइड नहीं करना। ये वाले तो अवॉइड ही कर लेते हैं वेस्टर्न, ये मैनेज करते हैं। तो रिलीजियस प्लेस जो होता है विजिबिलिटी विजिबल होता है सोसाइटी में, बट वो डोमिनेट नहीं कर सकता स्टेट को। रिलीजन जो है वो सोसाइटी में दिखेगा जरूर आपको, पर डोमिनेट नहीं करेगा आपके स्टेट को। वॉइस ऑफ अथॉरिटी। चार लेंसेज होते हैं सेक्युलरिज्म के और कम्युनलिज्म के। तो क्या क्या मतलब आपके थिंकर्स का पर्सपेक्टिव है सोशलिज्म को सेक्युलरिज्म को लेके? तो सेक्युलरिज्म, अगर हम बी आर अम्बेडकर का व्यू पॉइंट देखें तो उन्हें सेक्युलरिज्म को लिंक कर दिया था सोशल जस्टिस के साथ। उन्हें क्लियरली बोला कि जब तक आप इक्वालिटी नहीं देते तब तक सेक्युलरिज्म का कंटेक्स्ट हॉलो लगता है। दूसरा आता है आपका अमर्त्य सेन का। अमर्त्य सेन ने बोला था कि सेक्टेरियन फियर लेंस है, कि कम्युनलिज्म जो है वो एक तरह का कट्टरवादी क्रिएट करता है जो फियर और मिस्ट्रस्ट पे चलता है। कि अगर जब तक आप फैक्ट्स को ग्रो मतलब जब तक आप फैक्ट्स के ऊपर काम नहीं करते, तब तक जो है आप इमेजिन थ्रेड्स पे काम करते रहोगे। मतलब एक सिंपल ही है कि कम्युनलिज्म जो है वो कट्टरवादियों पे चलता है, जो थ्राइव करता है, बढ़ता है फियर पे और मिसट्रस्ट पे। ये ग्रो उस टाइम पे नहीं करता जब अपने पास फैक्ट और अपन वेल इन्फॉर्म्ड है। ये ग्रो जब ही करता है जब हम लोग के पास फॉल्स इन्फॉर्मेशन आ रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है। रजनीश कोठारी रजनी कोठारी जो थे उन्होंने ये बोला था कि कम्युनिज्म जो है वो फ्लरिश जब ही करता है जब हमारा खुद का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है वो वीक है, डेमोक्रेटिक ट्रस्ट जो है वो इरोड हो रहा है, और ये लिंक करता है कि फेलियर हो रहा है स्टेट का। रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उन्होंने एक ह्यूमनिस्ट लेंस दिया था कि कम्युनिज्म जो है वो अंडरमाइन करता है यूनिवर्सलिज्म को, डिस्ट्रॉय करता है ह्यूमनिज्म को, और नैरो करता है आपके मॉरल विजन को। ठीक है, इसमें समझने की जरूरत नहीं है, आप बहुत कुछ समझ जाओगे कि इंसानियत तो कम करता है कम्युनलिज्म जो है, हमें एक परफेक्ट बाउंड्रीज में सेट कर देता है। द बैटल ग्राउंड जो फोर्स इरोड कर रहा है सेक्युलर फैब्रिक को।
सबसे पहले सेक्युलर फैब्रिक को कौन कमजोर कर रहा है? सबसे पहले सेक्युलर फैब्रिक को कमजोर करने वाला था पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। वो रिलीजन को यूज करते हैं, पोलराइज इलेक्ट्रोड करते हैं, पॉलिटिसाइज करते हैं, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स करना, रिप्लेस करना पॉलिसीज को, अच्छी पॉलिसीज को रिप्लेस करना आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स के साथ। जैसे कभी कभी कोई भी इशू को एक रिलीजियस कलराइजेशन दे देना। हिस्टोरिकल रिवाइविजनिज्म, हिस्टोरिकल रिविजनिज्म का मतलब ये होता है कि सिलेक्टिव री इंटरप्रिटेशन करना, मतलब बार बार हिस्टोरिकल टेक्स्ट या हिस्टोरिकल बच्चों को जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है उसको बार बार चेंज करना। ठीक है ना? या एक सेक्टर को बहुत ज्यादा अच्छा दिखाना और एक सेक्टर को डिमोनाइज करा दिखाना, ये हो रहा है आजकल हमारे साथ। फिर वीक गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ। वीक गवर्नेंस एंड रूल ऑफ लॉ क्या है कि भाई बहुत हद तक सिलेक्टिव लॉ इन्फोर्समेंट होता है, डिलेड जस्टिस होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। तो इससे क्या होता है कि बार बार सोसाइटी को लगता है कि यार ये तो हमें बचाने आ ही नहीं रहा, और ये इम्प्यूनिटी होने लग जाती है लोगों के अंदर कि भाई हम तो विरोध करेंगे अब। मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन। देखो सोशल मीडिया जो है और ये सेंसेशनलिस्ट मीडिया जो चल रहा है आजकल, ये स्प्रेड करता है र्यूमर्स को, आउटरीच करता है पब्लिक नैरेटिव्स को, जो पोलराइज नैरेटिव्स होते हैं, जिसके वजह से दिक्कत हो सकती है। इकोनॉमिक स्केपगोट। बहुत टाइम पर क्या होता है जब हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब्स, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम्स होती है, तो जो कम्युनिटीज जो होती है वो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करती है कि भाई ये इस कम्युनिटी की वजह से हो रहा है, नहीं तो हम लोग तो आराम से जी सकते थे। स्टेट कॉम्प्लिसिटी। देखो बहुत टाइम पे क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन जो है वो इग्नोर कर देते हैं वायलेंस को, सिलेक्टिवली इन्फोर्स करते हैं लॉस को, तो इससे क्या होता है कम्युनिज्म और ज्यादा डीप होते चले जाता है। तो हाई कॉस्ट ऑफ डिवीजन क्या है? कंसिक्वेंसेस ऑफ कम्युनलिज्म क्या है? अगर कम्युनिज्म रहेगा तो इसका कंसिक्वेंस ये है कि पॉलिटिकली ये डेमोक्रेसी को वीक करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को इरोड करते जाएगा, आपके इलेक्शंस जो होंगे वो पोलराइज हो जाएंगे, आइडेंटिटी बेस्ड वोटिंग होगी, इशू बेस्ड वोटिंग नहीं होगी कि भाई किसी चीज पे, जैसे भाई हमारे रोड्स अच्छे होने चाहिए, पानी अच्छा मिलना चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, पब्लिक टॉयलेट्स होने चाहिए, आपके एजुकेशन में, स्कूल में एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए, इन सब पे बातें नहीं की जाएगी। ये नेशनल यूनिटी को भी थ्रेटन करता है। सोशल में क्या है कि डिस्ट्रॉय कर देगा इंटर कम्युनिटी ट्रस्ट, हार्मनी दिक्कत दी जाएगी, नॉर्मलाइज कर देगा कि भाई जो प्रेजुडाइज होता है ना, जो भेदभाव की जो धारणाएं होती है उसको नॉर्मलाइज कर देगा कि भाई ये तो होता ही है। जिससे लाइफ भी, जान और माल दोनों का खतरा है। इकोनॉमिक ये है कि अगर स्टेट का फोकस रिलीजन में चला जाए तो स्टेट की कैपेसिटी खत्म हो जाएगी, स्टेट बार बार कोशिश करेगा कि भाई इंस्टिगेट करो राइट्स को, शांत करो राइट्स को, उसके मैक्सिमम रिसोर्स अप एंड डाउन में ही चले जाएंगे, तो वो कभी भी डेवलपमेंट के लिए यूज नहीं हो पाएगा, जिसके से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा और ह्यूमन पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। कल्चरल क्या है? कल्चरल यही है कि डिस्ट्रॉय करेगा इंडिया का रिच सिंक्रेटिक ट्रेडिशन जो इतने सालों से डाइवर्स है, नैरो करता है आइडेंटिटी और रिप्लेस करता है प्लुरलिज्म को, कि भाई इंडिया हमेशा से प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, उसको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है। री इन्फोर्सिंग द शील्ड। अब देखो मेन चीज है कि वे फॉरवर्ड क्या है। देखो अगर हम फोकस करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप जो है वो एक ओनली इफेक्टिव वे है, एंटीडोट है कम्युनिज्म के लिए, तो सही बात है। आपको रिलीजियस सिटीजनशिप या रिलीजियस पैरानोमा होने की जगह आपको कॉन्स्टिट्यूशनल सिटीजनशिप होना चाहिए कि भाई मैं एक ऐसा सिटीजन हूं जो पेट्रियाटिक हूं पर अपने संविधान के हिसाब से हूं। ठीक है? तो इसमें ये बहुत क्लियरली बोलते हैं कि इम्पार्शियल पुलिसिंग होना चाहिए और गवर्नेंस होना चाहिए। इम्पार्शियल मतलब भाई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसमें प्रकाश सिंह केस को आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बहुत क्लियरली बोला था कि पुलिस रिफॉर्म्स आने चाहिए। ठीक है? और पुलिस रिफॉर्म ऐसे आने चाहिए जो इंडिपेंडेंट हो कम्युनिज्म से और पॉलिटिकल प्रेशर से। फिर रेगुलेट करना चाहिए हेट स्पीच को, इन्फोर्स करो लॉज को अगेंस्ट कि कम्युनल हेट्रेड ना फैले, प्रोटेक्ट करो फ्री स्पीच को कि भाई हाँ कभी कभी ऐसा नहीं हो कि हेट स्पीच था भी नहीं और आप प्रोटेक्ट स्पीच को प्रोटेक्ट, वो भी फ्री स्पीच को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, मतलब थिम लाइन होती है। तो स्टेट ऑफ कर्नाटक में जो प्रवीण भाई का केस था, इसमें बहुत क्लियरली बोला गया था कि आपको रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए हेट स्पीच में, और पब्लिक ऑर्डर और सेक्युलरिज्म कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिलीजियस प्रोवोकेशन के। फिर आता है स्ट्रेंथन सेक्युलर एंड सिविक एजुकेशन, कि प्रमोट करो कॉन्स्टिट्यूशनल पैट्रियोटिज्म को, क्रिटिकल थिंकिंग को, वैल्यू ऑफ टॉलरेंस एंड प्लूरलिज्म को। ये आइडियलिस्टिक कैरेक्टर्स नहीं है पर हाँ ये डुएबल कैरेक्टर्स है। प्रमोट करो इंटरफेथ डायलॉग्स को, एम्पावर करो सिविल सोसाइटीज ऑर्गेनाइजेशन को कि भाई आप ट्रस्ट डेवलप करो, अंडरस्टैंड करो कम्युनिटी लेवल पे। ठीक है? फिर प्रोटेक्ट करो माइनॉरिटी राइट्स को, कि एक्टिवली इंश्योर करो कि जो राइट्स है, सिक्योरिटी सारे कम्युनिटीज का वो प्रोटेक्टेड रहे और फुलफिल कर सके वो सोशल जस्टिस के कंपोनेंट को और सेक्युलरिज्म को। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हमें डिस्टेंसिंग क्रिएट करना है रिलीजन के साथ, ऑब्जेक्टिव ये है कि रिलीजन जो है वो डोमिनेट ना करे स्टेट को। सो आज का टॉपिक बस यही था जिसमें हमने थोड़ा बहुत सेक्युलरिज्म के बारे में बात करा, कम्युनिज्म की पर्सपेक्टिव के बारे में बात करा।
मेरे को लगता है मैंने आपको कोशिश किया कि ये टॉपिक आपको समझा पाऊँ। अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो आज का सेशन बस यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।